नमस्कार, मैं प्रभात खबर पटना के डिजिटल स्टूडियो से रंजित प्रसाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार अगले 3-4 महीनों में यहाँ चुनाव होने हैं। हम पत्रकारों के लिए अभी राजनीतिक खबरों की तलाश की कोशिश हम लोग की होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम चुनाव आयोग की खबरों के पीछे उलझे हुए हैं। तो अभी चुनाव आयोग कुछ ऐसी कवायदे कर रहा है, कुछ ऐसी नई प्रक्रिया में गया है, जिसके कारण पूरे देश की नजर बिहार पर आ टिकी है। मैं चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को नोटिफाई किए गए एक प्रेस रिलीज जारी कर चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण की आवश्यकता है और उसने जो है पूरी प्रक्रिया 1 महीने के अंदर इसे पूरी करने के लिए रिलीज के अंदर अपनी बातें रखी। मैं आज के अखबार प्रभात खबर के अखबार के रूप के रेफरेंस में बताऊं तो आज हम लोगों ने 3 खबरें एक फ्लायर के रूप में छापी है। मैं बताऊं कि उन खबरों में क्या है, जिससे कि यह कैसे पूरे देश के लिए हलचल का विषय बना हुआ है, आप इससे भलीभांति समझ पाएंगे। एक खबर चुनाव आयोग के दावे का है कि उसने बिहार के 36% वोटरों के गन्ना फॉर्म जमा कर लिए हैं और 11% जो उसके गन्ना फॉर्म है वो बीएलओ ने साइट पर अपलोड कर दिए हैं। दूसरी खबर है चुनौती जो सुप्रीम कोर्ट में जो दी गई थी इस पूरी प्रक्रिया को, एसआईआर को, उसमें वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। कल कुछ विपक्षी दल भी गए थे, उसके पहले कुछ सिटीजन फोरम के या सिटीजन्स भी उसमें याचिका दाखिल किए थे। तो इन सभी याचिकाओं को एक साथ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को, यानी अब हम आज 8 तारीख है, 2 दिन बाद इसकी सुनवाई करने के लिए तारीख तय की है। तीसरी खबर है महागठबंधन का चक्का जाम है। कल इसके घोषणा की गई है कि कल जो है 9 तारीख को महागठबंधन चक्का जाम करेंगे। इसमें तेजस्वी तो लीड करेंगे ही, राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं। तो पूरे देश की नजर इस पूरी कवायद पर है और विपक्ष एक तरफ इसके विरोध में है, सत्ताधारी जो यहाँ पार्टियां हैं वह इस पर खामोश है। एक तरह से समर्थन में लगातार इसकी बयानबाजी हो रही है। तो ये राजनीतिक विषय का भी चर्चा बना हुआ है, क्योंकि हर एक मतदाता से जुड़ा हुआ है, इसके लिए भी एक। तो इन सभी विषयों को एक समझ के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक कानून के जानकार के तौर पर, एक इस याचिका, इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जिन्होंने दी है, एडीआर की तरफ से हमारे प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इस पूरी प्रक्रिया पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। तो हम इन सवालों के कानूनी, इन सवालों के सामाजिक व्यवहारिक पक्ष पर बात करने के लिए उनका इस स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल यही जानना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग इसे एक तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पर ही ले रहा है और आप लोगों ने एडीआर का गठन इसलिए किया था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म आप देश में लेकर के आए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए नहीं है, कुछ और हो रहा है? ये जो मतदाता सूची है उसको ठीक करना और उसको अप टू डेट करना बहुत अच्छी बात है और ये बरसों से चर्चा होती आई है कि चुनाव सूची को ठीक करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा रहती है। तो अगर इसको सिर्फ उस नज़र से देखा जाए कि ये चुनाव सूची को साफ करेगी, ठीक करेगी, उसमें जो गलतियां हैं उनको हटाएगी, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आप कैसे कर रहे हैं। कि मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि कुछ साल पहले, आपको भी याद होगा, शायद आपके दर्शकों में से भी बहुत से को याद हो, कि अमेरिका ने इराक पे हमला किया था और ये कहा था अमेरिका ने कि हम इराक में लोकतंत्र लाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र लाना तो बड़ी अच्छी बात है,
लेकिन लोकतंत्र लाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों को मार देना और देश का विध्वंस मचा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। जी। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया वो शायद बिल्कुल ठीक ना हो और कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन चुनाव आयोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहा है। और वो तरीका ऐसा है जिससे मेरे ख्याल में या हमारे ख्याल में फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। इसलिए हम इसको लेके सरकार वो कोर्ट में गए हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका बचा नहीं है। चुनाव आयोग ने हमारी बात भी नहीं सुनी, औरों की भी नहीं सुनी, तो फिर हमने सोचा कि इसको आप कोर्ट में जाके देखा जाए। तो ये चुनाव सुधार है, लेकिन ये गलत तरीके से किया जा रहा है, इसलिए सुधार मेरे ख्याल में नहीं होगा, नुकसान होगा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो आपकी संस्था है, उसने कई चुनाव सुधारों पर काम किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर काम कर रहा है, उसके पहले जो है आपराधिक मामले जो राजनीतिज्ञों के हैं उस पर उसने काफी काम किया है। आप इस बात की इस पूरे मामले में आप इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय मतलब अपने मतदाताओं के नागरिकता को डिफाइन करने के लिए कहे। मैं इस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है उसमें यदि यह जिक्र है कि कोई भारतीय नागरिक ही मतदाता हो सकता है, तो ये दोनों चीजें क्या कंट्राडिक्ट नहीं होती है सर? यह जिक्र के भारतीय नागरिक ही मतदाता हो सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में तो बाद में आया, उससे पहले ये संविधान में है। जी। संविधान के 526वें अनुच्छेद में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा का उम्र का है और भारत का नागरिक है, वो मतदाता बन सकता है। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि मतदाता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। जी। लेकिन उसके साथ साथ और सिर्फ वही कानून नहीं है, और भी कई कानून हैं। जी। अगर उन सब कानूनों को इकट्ठा करके देखा जाए तो नागरिकता निर्धारित करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की प्राथमिक तौर पे नहीं है। प्राथमिक तौर पे नागरिकता को साबित करने की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री पे है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पे है, और संस्थाएं हैं, कानूनी और संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको ये जिम्मेवारी स्पेसिफिकली मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची चली आ रही है बरसों से, और जो हमेशा से इसमें ये जो मतदाता सूची का रिवीजन होता है वो होता है कि पिछली वाली मतदाता सूची लीजिए और उसको चेक करिए कि उसमें से क्या क्या उसमें गलतियां हैं, कौन मर गया, कौन छोड़ के चला गया, किसी का पता नहीं है, कौन नए आ गए हैं, कौन 18 साल के हो गए हैं, वो उसमें जोड़ दीजिए। उसको कहा जाता है मतदाता सूची का रिवीजन। उसमें ये बात पहले उठ चुकी है। तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ था, लाल समथिंग हुसैन कुछ नाम है, और एक 2024 का फैसला है। उन दोनों में ये लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग को जो जिस व्यक्ति का नाम चुनाव मतदाता सूची में है उसके बारे में प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये नागरिक है। प्रिज्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे एकदम सूझ नहीं रहा है। और ये बात इलेक्शन कमीशन को पता है। उन्होंने अपने जून 24 का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि जो लोग 1 जनवरी 2003 से पहले मतदाता सूची में हैं उनके बारे में प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप है, कि उनके बारे में ये माना जाता है कि वो नागरिक हैं। लेकिन जो लोग 2003 के बाद मतदाता सूची में आए हैं उनको 24 जून से चुनाव आयोग नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि नागरिकता मानी जाएगी अगर वोटर लिस्ट में नाम है।
इसलिए चुनाव आयोग का ये कहना कि 2003 के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में आए थे 23 जून 2025 तक, उनमें नागरिकता की प्रिजम्पशन नहीं है, ये कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि 2003 से पहले में है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि 2003 वालों के बाद में नहीं है। और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को नहीं है। ये अभी 2 दिन पहले एक पुराने चुनाव आयुक्त हैं श्री अशोक लवासा जी, उन्होंने एक लेख लिखा है ट्रिब्यून में, उसमें भी ये लिखा है कि चुनाव आयोग का काम है ये देखना कि वोटर बनने का कौन वो एलिजिबिलिटी फॉर वोटरशिप, एलिजिबिलिटी का भी मुझे हिंदी में नहीं सूझ रहा है, माफ कीजिएगा, वोटर बनने की क्षमता नहीं, कुछ और होना चाहिए, वोटर बनने की क्वालिफिकेशन, सिटीजनशिप तो है, लेकिन उसको चेक करना चुनाव आयोग का काम नहीं है जी। इसलिए से इन दोनों में इसलिए मैंने कहा कि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग ना करे तो ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो इसको गलत तरीके से कर रहा है। जो 24 जून का जो रिलीज था चुनाव आयोग का, उसमें इनएलिजिबल को बाहर करने के लिए भी मतलब यह प्रक्रिया की जा रही है, उसने इस टर्म का उपयोग किया है। वो एक और दिक्कत है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की भी एक कानूनी प्रक्रिया अवेलेबल है। जी। वो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल्स में है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। ये है प्रावधान कि अगर आप चुनाव आयोग चाहे कि किसी का नाम हटाना है चुनाव मतदाता सूची से, तो उस व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाएगा लिखित में, और यहां तक लिखा हुआ है कि अगर वो आदमी नोटिस के लेने के लिए ना मिले तो उसके घर के दरवाजे पर नोटिस चिपका दीजिए, जी। यहां तक लिखा हुआ है। जी। जी। और उस नोटिस में ये लिखा है कि आप शो कॉज वाई योर नेम शुड नॉट बी रिमूव्ड, आप कारण बताओ, उसको कहते हैं कारण बताओ नोटिस, कारण बताइए कि आपका नाम मतदाता सूची से क्यों ना निकाला जाए। जी। अच्छा, नोटिस आपने उस व्यक्ति को दे दिया या उसके घर के बाहर लगा दिया, उसके बाद 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो व्यक्ति चुनाव आयोग के पास आएगा जी। या नहीं आएगा। अगर वो नहीं जाता है चुनाव आयोग के पास तो उसका मतलब हुआ कि वो उसके पास कुछ कहने को है नहीं, और उसका नाम स्वाभाविक तौर से वोटर चुनाव मतदाता सूची से कट जाएगा। लेकिन अगर वो जाता है चुनाव आयोग के पास और कहता है कि मेरे पास तो ये है, तो उसके लिए भी प्रावधान में लिखा है कि उसको एक ये पर्सनल अपीयरेंस का मौका दिया जाएगा। जी। वो मौका तो नहीं दिया किसी को। जी। जो समय एक भी एक दिया आयोग के पास। जो 1/1/2003 से लेके और 23 जून 2025 तक लोग वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, उनके नाम तो कट गए सबके, जी। लेकिन उनको नोटिस इसी, ये भी एक कानूनी मुद्दा है। जी। हमने इसको अदालत में अपनी पिटीशन में लिखा है। जी। ये 2.87 करोड़ इसकी संख्या है, तो ये हाँ, एक बहुत हाँ। बड़ी आबादी है जो इसके दायरे में है। और तो मैं दस्तावेज पर आता हूं कि जैसे चुनाव आयोग ने इसको 3 खांचे में बांटा, दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को, कि किनको क्या क्या दस्तावेज देने हैं। तो एक तो 1987 को आधार बनाया गया, वहां से लेकर के 2004 को आधार बनाया गया, फिर 2004 के बाद को आधार बनाया गया। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये 3 बाइफर्केशन का अर्थ क्या है, और आप इसे किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, इसका अर्थ क्या है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये बताया है जी। कि ये जो भारतीय नागरिकता कानून है वहां से लिए गए हैं। मैंने उसको चेक नहीं किया, जी। लेकिन ये मुझे बताया गया है, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये हो सकता है। जी। लेकिन इसके देखने में तो ये है कि क्या मैं आपको बताऊं, ये कहा जा रहा है कि जो लोग जिनके नाम 1 जनवरी 2003 के बाद
मतदाता सूची में दर्ज हुए थे और वो 1987 तक पैदा हुए थे, उनको अपना जन्म तिथि का और जन्म स्थान का लिखित सबूत देना पड़ेगा जी और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स 11 बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा तो नहीं है, लेकिन ये मैसेज यही है कि देखिए 11 डॉक्यूमेंट हैं, आपको बड़ी चॉइस है, उनमें से 11 में से एक तो दे दीजिए। जी तो और जो 1987 से 2004 वाले हैं, उनको अपने जन्म स्थान और जन्म तिथि का लिखित सबूत देना है और अपने माता या पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान का लिखित सबूत देना है। और जो 2004 के बाद हैं, उनको अपना भी, अपने माता का भी और अपने पिता का भी, तीनों का लिखित सबूत, जन्म तिथि और जन्म स्थान, ये देना है। जी अब आइए, वो जो जन्म स्थिति और जन्म स्थान का सबूत है, वो 11 डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने कहा, बड़ा इलेक्शन कमीशन बहुत दरिया दिल है, उन्होंने कहा कि 11 में से तो एक लाइन, और वो लिखा है कि ये भी लिस्ट सांकेतिक है, ये पूरी नहीं है। तो उसमें सबसे जो पहले डॉक्यूमेंट जान पड़ता है वो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अब आप भी हाई स्कूल पास होंगे, मैं तो हूँ, तो मैंने बहुत देखे हैं हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं शिक्षा प्रणाली में बहुत साल रहा हूँ। तो किसी भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जन्म तिथि तो होती है, जन्म स्थान नहीं होता। तो अगर आपने ये जो 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं, उनमें से एक के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें जन्म स्थान तो है ही नहीं। जी तो वो डॉक्यूमेंट जो काम उसको करना चाहिए वो नहीं कर सकेगा, जी तो उसको वहां लिखने की क्या मतलब है? जी तो उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सी ऐसी कमियां हैं या जी गलतियां हैं। और एक बड़ी यानी इंटरेस्टिंग बात मुझे कल परसों किसी ने बताई जी कि ये जितने 11 डॉक्यूमेंट हैं, इन सब को लेने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत है। जी अच्छा, जिस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट तो माननीय है, इन आधार जी कार्ड माननीय नहीं है। जी ये भी अजीब बात है। और इलेक्शन कमीशन का अपना अपने आप इशू किया वोटर कार्ड भी उस लिस्ट में नहीं है। जी तो वो 11 जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वो बड़ी, मुझे लगता है बड़ी अजीब सी चीज है। उसमें बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में बहुत लोगों ने कभी सुना ही नहीं था, मैंने तो नहीं सुना था। जी तो ये जो, यही है एलिजिबिलिटी की बात। जी एलिजिबिलिटी को साबित करना अलग बात है, जो वो इसमें ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। जी जी इसमें दो पॉइंट्स मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये तो 2022 में एक सर्वे हुआ था, और 2024 में चुनाव आयोग ने एक सर्वे कराया था लोकसभा चुनाव के बाद, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे जो उसका होता है, उसमें उसके आंकड़े करते हैं कि 55% लोग, लगभग 55% लोग बिहार में जो है वो हाई, मतलब मैट्रिकुलेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसके मतदाता जो उसने 60,000 लोगों के बीच जो सर्वे किया, उसके आधार पर ये डाटा है। तो ये उनके डाटा हैं जो कि प्रवासी मजदूर उनको नहीं मिले होंगे, तो उसके हिसाब से तैयार है। ये आंकड़ा और भी आगे जा सकता है। मैं जो आपने ये जो क्राइटेरिया है उस पर मैं एक पॉइंट्स केवल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप कानून के जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2004 का जो क्राइटेरिया है, उसमें जो है दोनों अभिभावकों के डॉक्यूमेंटेशन की जो बात कही गई है, क्या ये कानूनी तौर पर उचित है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार सिंगल पेरेंट की बात कर चुका है, अविवाहित को भी मान्यता दे चुका है, मदर को। तो ये क्या, ये एक नई तरीके की चुनौती नहीं है? बिल्कुल है। और मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच के नहीं किया।
क्योंकि जहां माता और पिता लिखा है उसमें अंग्रेजी में लिखा है मदर एंड स्लैश और फादर। अब वो माता और पिता है या माता या पिता है, इसका फैसला कौन करेगा? जी यारो करेगा या आवेदक करेगा? अगर मैं आवेदक हूं तो मैं कहूंगा भाई ये मैं अपनी माता का दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट, अभी ले ली। वो जी यारो की मर्जी है, वो कहेगा नहीं मुझे तो माता पिता दोनों को चाहिए। हम्म, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ काफी ऐसी चीजें हैं जिनसे लगता है कि ये जल्दबाजी में शायद किया गया है, जी और इसमें बहुत गहन सोच विचार मुझे लगता है कि शायद ना किया गया हो। जी हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत रिस्पेक्टेड संस्था है, लेकिन इन कागजों को पढ़ के लगता है कि कुछ कहीं कुछ गड़बड़ लगती है, दिक्कत है, जी गलतियां लगती हैं। जी अगर जो इसको मैं इस अपने विचार को पूरा कर लूं, जी अगर वो ये करने से पहले कुछ लोगों से चर्चा कर लेते, चाहे राजनीतिक दलों से करते, चाहे स्वैच्छिक संस्थानों से करते, या और जिससे भी वो चाहते करते, थोड़ा बहुत पब्लिक डोमेन में अगर इस पे चर्चा हो जाती तो शायद ये गलतियां ना होती। जी लेकिन उन्होंने जैसे ये एकदम निकाला है 24 जून को, किसी को इसकी कानो कान वो सुना है, उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में बहुत सी मीटिंग की हैं, राजनीतिक दलों से मिले हैं, इलेक्शन ऑफिसर से मिले हैं, कहीं किसी में इसका बिल्कुल खबर नहीं आई। तो ये एकदम निकला, और इसमें अब लग रहा है कि कुछ शायद जल्दबाजी में काम हुआ हो। जी जैसा कि आप बता रहे थे अभी 13 दिन हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया शुरू हुए। चुनाव आयोग ने अपने साइट पर 13 प्रेस रिलीज इसको लेकर के जारी किए हैं। लगभग रोजाना एक रिलीज है, एक दिन 2 रिलीज भी आए हैं। इन रिलीज में कई तरह की रियायतें दी गई हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। पहली बात ये आई थी कि फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। फिर ये बात आई कि बीएलओ जो है वो आपका फोनिक कन्वर्सेशन करके उसको कंफर्म करके वो इसको कर सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करने को लेकर के आए। पहले ये आई कि नहीं 25 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देने होंगे, अभी फॉर्म जमा कर दें। लेकिन अभी कल जैसे फैक्ट चेक को लेकर के कुछ चुनाव आयोग ने जो है फैक्ट चेक के नाम पर कुछ नए स्पष्टीकरण दिए हैं। उसमें उसने ये स्पष्ट किया है कि नहीं आप जो एक मेरे ख्याल से जो ये इसका दावा और आपत्ति का समय जितना तक है वहां तक वो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन जमा कर सकते हैं। तो 1 सितंबर शायद ये डेट दिया गया है। तो इसके आधार पर तो कई जो है रियायतें दे रही है। तो इन रियायतों से क्या आपको लग रहा है कि ये प्रक्रिया आसान हो पाएगी, या इन रियायतों को आप इसको देख रहे हैं कि चुनाव आयोग से गलतियां हुई हैं वो रेक्टिफाई कर रहा है? क्या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये जो आप कह रहे हैं कि छूट दी गई है, मेरे ख्याल में तो छूट नहीं दी गई। मेरे ख्याल में तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है। जी आप तो रहते हैं रांची में, आई सपोज। नहीं जी, नहीं, मैं पटना से बोल रहा हूँ सर। पटना से बोल रहे हैं, और भी अच्छा। जी 3-4 दिन पहले आपके अखबार में भी छपा होगा वो विज्ञापन। जी, चुनाव आयोग ने बिहार एक फुल पेज विज्ञापन दिया था। बिहार चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने पूरे पन्ने का विज्ञापन छापा। उससे जो मुझे जो समझ में आया, मैं तो दिल्ली में हूँ या गोवा में हूँ, मुझे जो समझ में आया वो ये था कि बिहार में ये बात फैली कि अब डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्रेशन बना। जी और एक वो न्यूज़ 24 के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजीव रंजन, उन्होंने एक वीडियो अपना लगाया है, उसमें उन्होंने गांव में जाके पूछा लोगों से जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ अब तो सिर्फ
बीएलओ कह रहे हैं कि फॉर्म भरो, उसमें अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिख दो, बस दस्तखत करके दे दो। उस दिन ये चर्चा थी। उसके अगले दिन चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसके तीसरे पैराग्राफ में पहला वाक्य जो है वो यही है जो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट 25 जुलाई तक दिए जा सकते हैं। जी तो वो पढ़ के लगता है कि आखिरी तारीख 25 जुलाई है। जी उसके अगले वाक्य में लिखा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो वो डॉक्यूमेंट ईआरओ, वो जो आपने आपत्ति और वो वाला बताया, उसके प्रोसेस के बीच में भी ले सकता है। जी उससे ये लगता है कि वो जो प्रोसेस खत्म होगा 1 सितंबर को या पता नहीं जब भी, जी वो आखिरी तारीख है। जी तो अब पढ़ने वालों को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। और राजनीव रंजन ने तो बीएलओ से बात की 3-4 से, मैंने देखा। उन बीएलओ बेचारों को नहीं पता क्या करना चाहिए। जो जनरल मेरी समझ में आया वो ये है कि बस ये फॉर्म इकट्ठे कर लो, जितने ज्यादा से ज्यादा आए। और मैं समझता हूं जब ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनेगा या उससे भी पहले चुनाव आयोग एक प्रेस विज्ञप्ति देगा कि 7.9387 करोड़ फॉर्म हमने इकट्ठे कर लिए। जी अब वो फॉर्म इस्तेमाल होने के लायक हैं कि नहीं, उनके बेसिस पे लोगों के नाम दर्ज होंगे कि नहीं, ये पता लगेगा जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनेगा। जी और अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा ये बताने के मेरा नाम इस वजह से डालना चाहिए। जी अब इसमें आप अंतर देखिए, कानून नाम हटाने का है कि नागरिक बताए कि मेरा नाम क्यों नहीं हटाना चाहिए। ये नागरिक की शक्ति है। इलेक्शन कमीशन बिना नागरिक से पूछे नहीं हटा सकता नाम। जी अब नागरिक को ये विनती करनी पड़ेगी कि मेरा नाम आप डालिए। तो ये भी एक बड़ा कानूनी मुद्दा है कि अब तक अपना मत का पंजीकरण करवाना ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की थी जी कि लोगों का पंजीकरण करे। अब ये जिम्मेवारी जनता की होगी कि अपना पंजीकरण कराओ। चुनाव आयोग तो बैठा है अपने सिंहासन पे। आप नागरिक हैं, आपको अपना वोट देना है तो आप जाइए, अपना वोट दर्ज करवाइए। इलेक्शन कमीशन अप्रूव करेगा तो दर्ज हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी अलग बात है कि चुनाव आयोग के मानस में ये लग रहा है उनको कि वो चुनाव करवाने के ठेकेदार हैं। ठेकेदार सही शब्द नहीं है, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि जो 324 अनुच्छेद संविधान में है कि चुनाव आयोग इसलिए बनाया है कि वो नागरिकों को अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने में मदद करे। वो अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम है नागरिकों को ये अपना जो उनका मत देने का अधिकार है उसको क्रियान्वित करने में नागरिकों की मदद करें। जी ये तो लग रहा है रोड़े अटका रहे मतलब वो वोट का अधिकार में। ये कुछ मुझे लगता है ऐसे, मैं इसके बारे में पूरी तरह से तो मैं नहीं जानता, बट मुझे ये अंदाजा है। जी मैं इसमें एक पॉइंट्स जोड़ना चाहूंगा सर कि जैसे अभी चुनाव आयोग ने बिहार में ही एक प्रयोग किया है। पंचायत चुनाव कुछ हुए थे जिसमें उसने मोबाइल ई वोटिंग का एक तरह से प्रयोग किया था। प्रयोग के तौर पर वो उसने कहा कि 67% वोटरों ने ई वोटिंग के जरिए, मोबाइल के जरिए वोटिंग की। मैं इसे इलेक्शन रिफॉर्म के तौर पर मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चुनाव आयोग इसकी प्रक्रिया में है। तो जो पहले चुनाव आयोग की भूमिका थी कि जो आप जाएंगे तो जब ऑनलाइन सुविधा ये उपलब्ध हो गई है तो क्या ये चीजें डाइल्यूट नहीं होती है कि अब जो है ये नागरिकों को सुविधा चुनाव आयोग ने दे दी तो आपका दायित्व है कि आप उसको भरे। इसमें मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जो मोबाइल फोन से मतदाता ने दिया है वो पंचायत चुनाव में दिया है। जी
पंचायत चुनाव करवाता है बिहार इलेक्शन कमीशन। जी बिहार इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। जी उसका चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठा है उससे कोई रिश्ता नहीं है। जी दिल्ली में जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ संसद और विधायकों के चुनाव करवाता है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। जी उसका पंचायत इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बल्कि ऐसा भी है कि इन दोनों की वोटर लिस्ट भी अलग अलग होती है। जी अगर आपका नाम विधायिका के चुनाव सूची में है तो जरूरी नहीं है कि वो पंचायत या जिला परिषद में भी होगा। जी तो दोनों अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं हैं। जी तो जो बिहार चुनाव आयोग ने किया उसको मानना केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए जरूरी नहीं है। ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने और हरियाणा चुनाव आयोग ने नोटा के बारे में नोटिफिकेशन निकाला जी जो और किसी स्टेट के चुनाव आयोग ने नहीं निकाला, जी और वो केंद्रीय चुनाव आयोग भी नहीं फॉलो कर रहा। तो अभी तक जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने मोबाइल वोटिंग के बारे में कुछ कहा नहीं है, जहां तक मुझे पता है। तो जी इसलिए मैं नहीं जानता कि इसका क्या असर होगा। और मुझे ये मालूम है कि पंचायत चुनाव में मोबाइल वोटिंग हुआ था, जी उसमें क्या अनुभव रहा। ये चुनाव आयोग तो बहुत कुछ कर रहा है, बिहार चुनाव आयोग, लेकिन उसका जमीनी स्तर पे क्या रहा ये अभी मुझे नहीं मालूम। हो सकता है और लोगों को मालूम हो। जी तो मैं अब इसके व्यवहारिक पहलू पर आपसे राय जानना चाहूंगा कि जो एक तो समय सीमा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2000, फिर इस पर ये चुनाव आयोग का आया कि नहीं 2003 में भी जो है 31 दिनों में पूरी कर ली गई थी, तो वही समय सीमा इस बार भी रखी गई है। तो एक तो वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दूसरा जो इसमें बीएलओ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उनके घरों तक पहुंचने के लेकर के एक वो सवाल है, तीसरा प्रवासी मजदूरों का सवाल है। तो ये सब इसकी व्यावहारिकता को जुड़ा हुआ पहलू है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किन किन मुद्दों पर देखते हैं कि व्यावहारिकता के सवाल पर ये पूरा सर्वेक्षण जो है वो खड़ा उतर नहीं रहा है। देखिए, व्यावहारिकता के मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। जी सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे तो फिर आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। जी 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 लेकिन मैं दो मुद्दों पे खास तौर पे बात करना चाहता हूँ। पहला तो ये है, आपने 3 बातें कही थी, आखिरी थी पलायन वाली। हाँ, पलायन वाली पहली क्या थी? पहली मैंने कही कि समय सीमा को लेकर के, तीसरा जो है बीएलओ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और तीसरा जो पलायन के मुद्दे को लेकर के। देखिए, समय सीमा की बात तो ये है और बीएलओ की, मैंने शायद आपको पहले कहा कि 80,000 बीएलओ 3 दिन में ट्रेन हो गए। जी वो अपने आप में बड़ी अजीब बात है, मेरे ख्याल में वो नहीं हो सकता। लेकिन बीएलओ को कम से कम 2 दफा हर वोटर के घर जाना है, कभी कभी 3 दफा भी जाना है। जो हो रहा है, जो राजीव रंजन की रिपोर्ट से मैंने देखा कि बीएलओ जाके 50-100 फॉर्म एक जगह दे देता है, कह देता है कि इसको बांटो। बांट दीजिए। जी तो वो काम जो इसमें ऑर्डर में लिखा है वो तो ऑलरेडी नहीं हो रहा। जी और बीएलओ का हर घर में 3 दफा या 2 दफा जाना इस 10-15 एक महीने के बीच में असंभव है। तो ये कार्य प्रणाली तो कई वजहों से खराब है, उसमें एक ये भी है। सबसे बड़ा सवाल है पलायन का, और उसमें बीएलओ की भी बात आएगी। जी अब बिहार से नंबर वेरी करता है। मेरा ख्याल ये है कि 20, 30, 25, 50% लोग पलायन करते हैं और किसी खास मौसम में नहीं करते, वो पूरे साल रहता है ये काम। जी कुछ लोग पंजाब हरियाणा में जाते हैं जहां वो खेत मजदूर का काम करते हैं, पूरे के पूरी फैमिली चली जाती है,
क्योंकि औरतें भी खेतों में काम करती हैं। तो ऐसे बहुत से घर हैं जहां कोई नहीं मिलेगा BLO को। और कुछ लोग हैं जो बड़े शहरों में जाते हैं, वो तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका उनमें से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है, राज मजदूर का काम करते हैं। जी तो जो लोग ऐसे नहीं मिले, अच्छा गांव में भी हर व्यक्ति अपने घर में तो बैठा नहीं रहता कि BLO साहब की इंतजार कर रहा है। जी कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं खेत में जाता है, मजदूरी है, या अपना खेत है, या कुछ और काम कर रहा है। तो बहुत सी संख्या ऐसी होगी जहां BLO को लोग नहीं मिलेंगे। जी अच्छा, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि उन्होंने इन लोगों की बड़ी चिंता की है, और उन्होंने इन लोगों के लिए एक बड़ा इलेक्शन कमीशन के विचार में बड़ा अच्छा प्रावधान किया है। वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से अपना इन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जी और उसको भर के उसको अपलोड कर सकते हैं। अब ये कहने को तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी कर सकता है, और भारत में तो IT रेवोल्यूशन हो रहा है, फलाना डिमका। लेकिन आप सोचिए, एक मजदूर जो अनस्किल्ड लेबर का काम कर रहा है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बंबई में, वो कहां से डाउनलोड करेगा? साइबर कैफे में जाएगा? साइबर कैफे में जाने देंगे उसको? और डाउनलोड करे, फिर उसको भरे, और फिर उसको अपलोड करे। और दूसरे, बिहार में जो लोग गांव में रहते हैं, जहां बिजली नहीं है और जहां लोगों को अपना टेलीफोन चार्ज करने की सुविधा नहीं है, वो लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको अपलोड करेंगे? तो ये जो प्रावधान किया है, ये मेरे ख्याल में कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल है, और इसकी वजह से 30, 40, 50% तक के लोग अपने चुनाव अधिकार से वंचित होने का मुझे डर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। और अगर मैं कह रहा हूं 1-2 दिन से कि पहले तो ये जो अभी किया जा रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, और होना था तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जो मैंने शुरू में कहा। जी लेकिन अगर ये इस तरीके से करने के लोग पीछे पड़े रहे और पीछे नहीं हटे, और ये ऐसे ही जल्दबाजी में धक्का दे के इसको करवा लिया गया, तो इसका अंतिम नतीजा निकलेगा कि करीब 50% लोग अपने वोट नहीं दे पाएंगे। अब आप सोचिए, आप तो पटना में ही हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि चुनाव की तारीख आ गई, जी और सारे पलायन जिन्होंने किए हुए थे वो अपने अपने गांव पहुंच गए, चाहे उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट दिया हो। वो भी मैं जानता हूं, होता है, बसें जी चार्टर करके लाई जाती हैं, वो सब मुझे मालूम है। किसी भी तरीके से वो लोग पहुंचे। सब लोग, एक गांव में 500 लोग हैं जो वोट देने का जिनको अधिकार है, और वो पिछले 20-25 साल से वोट दे रहे हैं। जब भी चुनाव होता है, विधायिका का हो या संसद का हो, वो पहुंच गए वहां, और वोटिंग के लिए वो बूथ में गए, और 500 में से 200 लोगों की वोट तो मिली, 300 की नहीं मिली। तो उस समय उस गांव में उस पोलिंग बूथ पे क्या होगा, ये बताइए आप मुझे। जी क्या अंदाजा है आपका? नहीं, ये बिल्कुल वहाँ के चुनाव पदाधिकारी के लिए भी बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन होगा। वो कैसे उसको सिचुएशन को हैंडल करेगा, एक बड़ा सवाल बिल्कुल आयोग के सामने होगा। वहां अराजकता होगी। जी गांव के लोग अनपढ़ हों, लेकिन उनको अपने मत अधिकार के बारे में पूरी तरीके से पता है। और ये महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, उससे आपको डरना चाहिए, जी क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो वंचित लोग हैं, इनके से अगर चुनाव का अधिकार इनको नहीं मिलेगा इनके हाथ से, उस वक्त इनको पता लगेगा कि छिन रहा है। और अगर 2, 4, 8, 10 के साथ हो तो वो चुप हो जाते हैं, अपने गुस्से को पी लेते हैं। जब 200, 300 लोगों के साथ होगा,
तो क्या होगा, मैं उसकी वो मैं सोचने में मुझे डर लगता है। जी जी तो ये ऐसा काम हो रहा है जिसके अंत अंत में जो नतीजे निकलेंगे, वो मुझे ये बहुत बड़ी आशंका है कि वो सही नहीं होंगे। जी और ये तो बिहार में हो रहा है। अब वो चुनाव आयोग ने तो लिखा ही है कि अब सब जगह होगा, जी तो हर जगह यही काम होगा। और अगर इसी तरीके से होगा तो बिल्कुल गलत है। जी। बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ ये फेनोमेनन है कि वो चुनाव के समय में पर्व त्योहारों में लौटते हैं। हाँ, जी तो वो लौटेंगे। जी और और अगर एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन को अपना वोट नहीं मिला, अब वो कितना नंबर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को नहीं मिला तो फिर सामाजिक अशांति होने का की आशंका है। जी उसमें उसमें जो चुनाव अधिकारी बूथ पे हैं उनकी भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी और हर एक गांव में कोई 5, 6, 8, 10 पुलिस वाले होते हैं, जी उनके बस की भी नहीं रहेगी बात। और अगर 1, 2, 4 गांव में हुआ तो उसको दबा लिया जाएगा, जैसे वो माकरवाड़ी गांव महाराष्ट्र में इलेक्शन कर रहे थे अपना, उनको बंद करवा दिया। लेकिन अगर 100 गांव में हो गया तो जी बिल्कुल। ये अभी फिलहाल जो गन्ना फॉर्म जमा करने की जो रफ्तार है उससे तो लग रहा है कि चुनाव आयोग अपने लगभग जो आपने कहा पहले कि फॉर्म जमा करने की जो रफ्तार है उसके हिसाब से 99% तक वो पहुंच सकता है। लेकिन वो उसका जब डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद वो जब फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा उसमें क्या हाँ। होगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जी मैं एक अंतिम पहलू पर आपसे कुछ राय जानना चाहूंगा, राजनीतिक पहलू पर। इसमें दो सवाल है मेरे। एक तो हर एक पार्टियों के अपने वोट बैंक होते हैं जिसके आधार पर वो अपना चुनाव की तैयारी करता है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो किसी खास पार्टी को क्या इससे नुकसान होना है, या इससे इस पूरी प्रक्रिया में सभी पार्टियों को नुकसान होना है? क्या आप इसको राजनीतिक पहलू के तौर पर किस तरह से देखते देखिए, इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे नुकसान किस पार्टी को होगा या किसको नहीं होगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे ये मालूम है कि वंचित वर्ग जो है, वो चाहे दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी दूसरे धर्म के लोग हों, जो अनपढ़, पैसे के हिसाब से कमजोर हैं, जिनको वंचित वर्ग कहा जाता है, मेरे ख्याल में आप समझ रहे होंगे वो क्या होता जी है, जी उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और इसलिए वहां से अगर आप देखें तो जिन पार्टियों को वो लोग वोट देते हैं उन पार्टियों को शायद नुकसान हो। लेकिन कौन किस पार्टी का वोट बैंक है, ये भी एक बड़ा मुश्किल सवाल है। जी और हम लोग जो काम करते हैं, हम किसी पार्टी के हक में या किसी पार्टी के खिलाफ तो काम करते नहीं है। हम तो चुनावी पद्धति को ठीक रखने के लिए काम करते हैं, या ठीक करने के लिए, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए करते हैं। जी तो हमारे लिए ये चुनावी पद्धति का मामला है। इससे चुनावी पद्धति जो इसमें बताई गई है वो ठीक नहीं लगती, जी ये मेरा ख्याल है। जी और इसीलिए हम इसमें ये कर रहे हैं, हमने पिटिशन वगैरह डाली है। जी तो पार्टी का किसी का नुकसान हो, किसी का फायदा हो, हमें ना उससे कोई लेना देना है, ना हम उसको इस बारे में सोचते हैं। जी क्योंकि अगर हम वो सोचने लगे तो हम ये काम निष्पक्षता से नहीं कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। मैं एक इसी राजनीतिक सवाल में एक और चीज पर आपसे राय जानना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग से विपक्षी दलों का जो प्रतिनिधिमंडल था वो जब बाहर निकला था तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एक बात कही थी कि जो है लेवल प्लेग्राउंड जो होता है वो उसको नहीं मुहैया हो रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये आपको इस पूरी प्रक्रिया में ये दिख रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्लेग्राउंड नहीं मिल रहा है? देखिए, मुझे जो राजनीतिक दल कहते हैं उस पे ज्यादा विश्वास नहीं है। जी जो वो करते हैं उस पे विश्वास है। जी अभी जो हुआ इसमें, ये 24 तारीख को सिलसिला शुरू हुआ। बहुत चर्चा हुई, राजनीतिक दलों ने तो बहुत बयान दिए और वो मिलने गए चुनाव आयोग से, ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमने, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता कहना, हमने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। जी उसके बाद मेरे किसी मित्र ने मुझे कहा कि उसके बाद तांता लग गया। जी बिल्कुल। अब सारे राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। वो पहले क्यों नहीं गए थे? जी बिल्कुल। तो राजनीतिक दल जो हैं वो, मेरे ख्याल में वो अपना फायदा सोचते हैं, देखते हैं एक संकीर्ण तौर पर। अगर वो देश का पूरा देखें कि पूरे देश में इसका क्या फायदा नुकसान हो रहा है, मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों से कोई भी राजनीतिक दल, और ये बड़ी मैं गंभीर बात कह रहा हूं और ये बड़ा मैं सोच के कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल संपूर्ण देश के हित में नहीं सोच रहा है। जी सब अपना अपना, जो मैंने कहा संकीर्ण तौर पे जो उनके फायदे की बात है वो सोचते हैं। जी और यहाँ ये कर लें, वहाँ ये कर लें, यहाँ इसको सपोर्ट कर लें, वहाँ उसको अपोज कर लें। वो एक हिसाब से वो छोटी छोटी बातें हैं। जी अगर वो देश का हित अपने ध्यान में रखें तो शायद वो कुछ और काम करें। जी। तो ये पूरी जो विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है उस पर हम लोगों ने प्रोफेसर जगदीप चोकर जी से बात की। उन्होंने कई मुद्दों पर कई जानकारियां दी, कई अपने विचार रखे। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में उन्हें इसको लेकर के अपनी बातें रखनी है, ये लड़ाई लड़नी है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पर भी वो देख रहे हैं कि इस तरह की जो प्रणाली है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के को नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें इस कानूनी लड़ाई के लिए। और मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से प्रोफेसर छोकर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।